निर्मला अपने पति सोमनाथ और बेटे रवि के साथ रहा करती थी। रवि की अच्छी नौकरी भी लग चुकी थी, जिसके लिए उसे हैदराबाद जाना पड़ा और वहीं जिया नाम की लड़की से शादी करके रहने लगा। और जब उसके माँ बाप उसको फोन करते हैं तो वो 10 फोन में से एक फोन का ही जवाब देता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और कोरोना पूरे विश्व भर में फैल जाता है, जिसकी वजह से सरकार को इंडिया में पहले 2 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ता है। और निर्मला अपने बेटे बहू को फोन करके बोलती है, बेटा कितने दिन हो गए तुझे देखा ही नहीं है, और बहू को तो हमने अब तक नहीं देखा। तो तू एक काम कर, बहू को लेकर गांव आ जा, पता नहीं वहाँ शहर में कैसे हालात हो। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, वो थोड़ा अर्जेंट काम याद आ गया मुझे। इतना बोलकर रवि फोन रख देता है और अपनी बीवी से गांव जाने का सलाह मशवरा करने लगता है। जिसके बाद दोनों गांव चले जाते हैं, जहां निर्मला अपनी बहू का स्वागत करती है और उनका घर, जमीन और जायदाद देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये ऐशो आराम, शानो शौकत देखकर जिया हमेशा के लिए वही रहने का मन बना लेती है। और कुछ ही दिनों में पूरे शहर में लॉकडाउन लग जाता है, जिसकी वजह से रवि की नौकरी भी चली जाती है और जिया अपने सास ससुर के प्यार का नाजायज फायदा उठाती है। इसी बीच वो निर्मला के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी आप पूरा दिन एक काम नहीं करती, बस सारा दिन घर में पड़ी पड़ी रोटियां तोड़ती रहती है। अरे आप दोनों को शर्म नहीं आती? आपके बेटे की नौकरी चली गई और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। पर हुआ क्या बहू, तुझे बुखार है क्या? अरे बुखार से ही तो आजकल लोग इतने बीमार होते जा रहे हैं। अरे आप क्या मेरी काम में मदद नहीं कर सकती? आपके तो हाथ पैर सलामत है ना? क्या पापा जी दुकान से जाकर सामान नहीं ला सकते और आप खाना नहीं पका सकती है? अरे सब कुछ क्या मैं ही करूं? अब निर्मला ही घर का सारा काम करती और इस महामारी में अपने ससुर सोमनाथ से सारा बाहर का काम करवाया करती। ऐसे ही एक दिन सोमनाथ को बुखार और खांसी होने लगती है। निर्मला पूरी रात सोमनाथ को ठंडी पट्टियां करती है, पर बुखार उसका कम ही नहीं होता। और अगली सुबह वो अपनी बहू और बेटे से बोलती है, लेकिन जिया उससे पहले ही कह देती है, मुझे तो लगता है कि पापा जी को कोरोना हो गया है, उसी के लक्षण हैं ये सारे। आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, या तो उन्हें घर के बाहर वाले कमरे में रखिए या फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन मेरे और मेरे पति से दूर रहिएगा। निर्मला अकेले ही सोमनाथ को हॉस्पिटल ले जाती है और उसका कोरोना टेस्ट करवाती है, जिसमें सोमनाथ की रिपोर्ट्स कोरोना पॉजिटिव निकलती हैं और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। सोमनाथ को एडमिट करवा के निर्मला घर चली जाती है, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले ही उसकी बहू जिया उसे दरवाजे पर रोककर बोलती है, बाहर ही रहिए आप माँ जी, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। पापा जी को कोरोना था और हो सकता है कि आपको भी हो। मेरे घर के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है आपको। वो बाहर जो कमरा देख रही है ना, वहीं पर रहिए। पर बहू मेरा भी तो टेस्ट हुआ था और मुझे तो कोरोना नहीं है, और तेरे ससुर जी भी कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर लौट आएंगे। डॉक्टर साहब ने बोला है कि उनकी हालत ज्यादा गंभीर नहीं है। तो आप खुद ही सोचिए ना माँ जी, अगर पिताजी की हालत सीरियस नहीं होती तो डॉक्टर उन्हें एडमिट ही क्यों करते? आपके साथ घर ना भेज देते दवाई लेकर? और हम आपके लिए बस इतना ही कर सकते हैं कि घर के बाहर वाला जो कमरा है आप उसमें रह सकती हैं, वरना जो आपके दिल में आए वो कीजिए। इतना बोलकर जिया दरवाजा बंद कर देती है और निर्मला को उसी के घर से निकालकर उसे घर के बाहर वाले कमरे में छोड़ देती है और एक बार भी अपनी सास को देखने के लिए नहीं जाती और ना ही उनसे कुछ खाने को पूछती है। पर निर्मला के आस पड़ोस के लोग इस हालत में भी उसका पूरा साथ देते हैं, उसकी मदद करते हैं। कुछ ही दिनों में सोमनाथ भी ठीक होकर घर आ जाता है और अपनी निर्मला की ऐसी हालत देखकर रोते हुए बोलता है, ए निर्मला, ये सब क्या हालत बना ली तूने? अरे तू जमींदार की बीवी है और तो इस घर में, चल अपने घर चल।
कैसा घर जी और कैसे बहू बेटे। इससे तो अच्छा होता कि मैं बांझ ही होती। अरे निर्मला, तू चिंता मत कर, भगवान सब देखते हैं। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तू घर चल, वो घर अपना है। सोमनाथ निर्मला को लेकर घर चला जाता है और उसकी इस हालत के लिए अपने बेटे और बहू को खरी खोटी सुनाता हुआ बोलता है। मेरे पीछे से जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, कोरोना से लड़ रहा था, तो तुमने मेरी निर्मला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। अरे ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा तुमने किया। तुम दोनों में से किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा उससे। अपनी माँ की हालत देखो, उसके कपड़े देखो। एक जमींदार की बीवी होकर भी वो भिखारी की जिंदगी जी रही है। रवि और जिया दोनों के ही मुंह पर ताले लग जाते हैं और वो दोनों अपना बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक घर में होकर भी वो लोग अजनबियों की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। कुछ ही दिनों में लॉकडाउन खुल जाता है और रवि की खोई हुई नौकरी भी उसे वापस मिलती है। के बाद वो दोनों गांव में ही एक अलग घर किराए पर ले लेते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है और कुछ ही महीनों बाद एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर आ जाती है। साथ ही लोग इस बार एक एक सांस के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। इसी बीच रवि भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और उसके लिए एक एक सांस का मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अपने पति की ऐसी हालत देखकर जिया अपने सास ससुर के पास जाती है और बोलती है, पापा जी उनकी हालत बहुत खराब है, उन्हें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। प्लीज एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करवा दीजिए अपने बेटे के लिए। अरे तेरे पति को तो कोरोना है ना, और तू उसके साथ है तब से, तुझे भी तो कोरोना हो सकता है। जा यहाँ से, कोरोना वालों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रवि आपके भी तो बेटे हैं, मुझ पर रहम खाइए, प्लीज इतने पत्थर दिल मत बनिए। देख बहू, हम तेरी इतनी ही मदद कर सकते हैं। तू घर के बाहर जो हमारा घर है उसमें अपने पति को लेकर रह ले। अपने ससुर की सारी बातें सुनकर उसको वो सारे शब्द और अपनी सास पर किए हुए अत्याचार याद आते हैं जो उसने किए थे और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही वो माफी भी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं भूल गई थी कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसकी बुराई हमारे ही सिर आती है और हमारा ही बुरा होता है। कोई बात नहीं बहू, जो हो गया उसे भूल जा और अब कुछ भी गलत नहीं होगा। हमारा रवि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निर्मला और सोमनाथ अपनी बहू और बेटे को माफ करके और कहीं ना कहीं से ढूंढकर वो अपने बेटे के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले आते हैं। हॉस्पिटल जाकर रवि का इलाज करवा देते हैं। कुछ ही दिनों में रवि भी ठीक हो जाता है और अपने घर वापस लौटता है और उन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। सही कहते हैं, माँ बाप आखिर माँ बाप ही होते हैं। आप उन पर कितना ज्यादा ही अत्याचार क्यों ना कर लो, लेकिन वो आपकी सलामती ही चाहते हैं और ये हमें निर्मला और सोमनाथ की कहानी में साफ दिखाई देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू के अत्याचार की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाइए और इसी के साथ कोरोना की इस महामारी में अपने घर पर सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए। साथ ही हमें कमेंट करके भी जरूर बताइए। रायपुर गांव का मनोहर लाल एक मिठाई की दुकान पर हलवाई का काम करता था। उसकी पत्नी रत्ना और 3 बेटे थे, जिनके अच्छे भविष्य के लिए मनोहर लाल बहुत मेहनत किया करता था, जिसके चलते वो अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाता था। एक रोज उसकी पत्नी अचानक बीमार पड़ जाती है। हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के बाद बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वो किसी और के यहाँ काम करना बंद करके अपनी दुकान खोलने का फैसला करता है। बात एक रोज की है, जब वो दुकान पर बैठा अपनी स्वर्गवासी पत्नी की तस्वीर से बातें करता है। भाग्यवान, काम में ज्यादा ध्यान लगाने के कारण मैंने तुम्हें खो दिया है। अब तो ये आलम है कि जिंदगी में काम के अलावा कुछ रह ही नहीं गया है। अच्छा जी, और तीनों बेटों की शादी क्या पड़ोसन वाले बुढ़िया से करवाओगे? रत्ना, तुम बोल रही हो कैसे? कैसे दिए रसगुल्ले भाई साहब? भाई साहब, भाई साहब, रत्ना
तुम मुझे भाई साहब क्यों बोल रही हो? अरे दैया, ये तो तस्वीर में खोए हुए हैं। तस्वीर नहीं, हम रजनी बोल रहे हैं। सामने से इधर तो देखिए। रजनी बहन तुम हो? हाँ हाँ, हम हैं भाई साहब, लेकिन आप तो रत्ना बहन की तस्वीर से बात करत हैं। इतनी याद आती है क्या उनकी? याद भी आती है और कभी कभी आवाज भी। क्या बोले? कुछ नहीं, आप बताओ कि कौन सी मिठाई लेनी है? हमको कोनो मिठाई नहीं लेनी है, हम तो बस ऐसे ही पूछ लिए। वैसे आपके बेटों के लिए रिश्ता लेकर आए थे। तभी रजनी उसके बेटों के लिए रिश्ते के बारे में बताती है। मनोहर लाल भी चाहता था कि अपने तीनों बेटों की शादी करके अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाए, इसलिए कुछ ही समय में वो अपने तीनों बेटों का चट मंगनी पर ब्याह कर देता है और घर में 3 बहुओं का आगमन होता है। शादी के बाद की रस्म करते हुए तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नी को मिठाई खिलाते हैं। ये मिठाई तो बड़ी स्वादिष्ट है, ताजी भी लग रही है। एक ही मिठाई खिलाई, कम से कम 2-3 तो खिलाते। अपनी शादी की मिठाई तो बड़ी अच्छी है और मुझे तो मीठा बहुत पसंद है। तीनों अपने अपने पतियों को मिठाई खिलाकर रस्म को पूरा करती हैं। अगली सुबह तीनों रसोई में मिलकर नाश्ता बनाती हैं और फिर सभी को खाने के लिए बुलाती हैं। खाने में कुछ भी मीठा ना देखकर मनोहर लाल को बहुत ताजुब होता है। बहुओं माफ करना, तुम्हारी सास का तो स्वर्गवास हो गया है और पहली रसोई में मीठा बनता है। ये मैं बताना भूल गया, शायद इसलिए तुम लोगों ने मीठा नहीं बनाया। नहीं नहीं ससुर जी, हमने तो जानबूझकर मीठा नहीं बनाया। जानबूझकर? पर क्यों? क्यों क्या? अरे अपनी मिठाई की दुकान है और जब इतनी मिठाइयाँ पड़ी है तो भला मीठा बनाने की क्या ही जरूरत है? क्यों ससुर जी, सही कहा ना मैंने? वो तो ठीक कहा बहू, लेकिन मिठाई तो पहले ही बनी हुई है। मीठे में तुम तीनों खीर या हलवा ही बना लेती तो अच्छा होता। ठीक है ससुर जी, खीर और हलवा तो हम फिर कभी बना देंगे, फिलहाल मिठाई ही ले आते। जाओ सुमन, तुम दुकान से मिठाई ले आओ। कुछ ही देर में सुमन दुकान से मिठाई लेकर आती है और बाकी सभी तो मीठे के नाम पर थोड़ी सी ही मिठाई चखते हैं, लेकिन मनोहर की तीनों बहुएं नाश्ते की जगह मिठाई ज्यादा खाती हैं। ये देखकर उसके तीनों बेटे और मनोहर दंग रह जाता है। समय बीतता है, मनोहर रोज ताजा मिठाई बनाकर बेचा करता था। एक रोज दोपहर के समय दुकान पर बैठे हुए मनोहर की आंख लग जाती है तो उसकी बड़ी बहू अंजना दबे पांव दुकान में आती है और एक डब्बे में से अलग अलग मिठाई भरकर ले जाती है। क्या बात है भाभी, अकेले अकेले मिठाई ठूस रही हो आप तो। अरे धीरे बोलो, और तुम्हें भी खाने हैं तो 1-2 ले लो। मैं दुकान जाकर चुपचाप लेकर आई हूँ। मिठाइयाँ चोरी की आपने? अरे अपनी दुकान से कैसी चोरी? और तुम्हें लगता है मैंने चोरी की है? तो निकलो यहाँ से। अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी भाभी, आप तो दिल पर ले जाती हो बातों को। लाइए मुझे भी दीजिए। दोनों मिलकर वो मिठाई खाती हैं। उधर दुकान पर ग्राहक के आने से जब मनोहर की आँख खुलती है तो उसे मिठाई कुछ कम नजर आती है, लेकिन वो ध्यान न देकर ग्राहक को मिठाई तोलकर पकड़ा देता है और खाना खाने के लिए जब घर आता है तो खाना ला रही सुमन के मुंह पर मिठाई लगी हुई देखकर वो मन ही मन कहता है, लगता है बहू ने मिठाई खाई है, लेकिन घर में तो मिठाई ही नहीं है। कहीं दुकान में मुझे मिठाई कम लग रही थी, वो कहीं बहू ने तो नहीं खा ली। ससुर जी आप कहाँ खो गए, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ बहू, खा रहा हूँ। बहू को ऐसे टोकना ठीक नहीं है, सोहन से कह दूंगा, वो बहू को समझा देगा। मनोहर लाल अपनी बहू को टोकना जरूरी नहीं समझता और बिना कुछ बोले खाना खाने लगता है। अगले दिन मानवी को मीठा खाने का बहुत मन करता है तो वो अपने ससुर की दुकान पर चली जाती है और मिठाइयों को देखने लगती है। क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? नहीं तो ससुर जी, मैं सोच रही थी कि आप कैसे अकेले मिठाई की दुकान संभालते होंगे। आपको कोई मदद की जरूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं बहू, बहुत समय से दुकान अकेले ही देखता हूँ और अब तो आदत सी हो गई है। अब ससुर जी को क्या कहूँ कि मुझे मिठाई खाने का मन कर रहा है। मिठाई दे दो। एक काम करती हूँ, इनसे कहती हूँ कि एक दिन मैं दुकान संभाल लेती हूँ। हाँ। इससे पहले कि मानवी कुछ कहती, पड़ोस का एक आदमी भागा भागा वहाँ आता है और किसी काम के चलते मनोहर खुद ही मानवी को थोड़ी देर दुकान संभालने के लिए कह जाता है। अब मानवी दुकान में जाकर तरह तरह की मिठाइयाँ देखकर
खुद को रोक नहीं पाती और मिठाइयाँ खाने लगती है। कुछ ही देर में दुकान के सामने से गुजर रही रजनी मानवी को चोरी छिपे कुछ मिठाई डिब्बे ले जाते हुए देखती है। अरे मोरी मैया, मनोहर के बहू तो अपनी ही दुकान से मिठाई चुरात है। कुछ देर में जब मनोहर दुकान पर वापस आता है तो कुछ मिठाइयों को गायब देखकर सोचता है कि बिक गई होंगी, लेकिन तभी वहाँ पड़ोसन रजनी आती है और उसे मिठाई चोरी की बात बताती है। तो मनोहर हैरान रह जाता है और शाम को घर जाकर अपने बेटों को इस बारे में बताता है, जिसके बाद उसके तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नी को समझाते हैं। तुम भाभीियों के साथ मिलके मिठाई चुरा के खाती हो, ये अच्छी बात नहीं है। पिताजी क्या सोच रहे होंगे तुम तीनों के बारे में? क्या पिताजी को पता है कि उनकी तीनों बहुएं मिलकर मिठाई चुरा कर खाती है? जब चोर एक नहीं तीन हो, वो भी हमारे घर के अंदर, तो चोरी उनकी कब तक छुपी रह सकती है? सुमन ये बात जाकर घर की बाकी दोनों बहुओं को भी बताती है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आए दिन मिठाइयाँ चोरी करके खाया करती। इस कारण बेचने के लिए मिठाई कम पर जाया करती, जिससे मनोहर लाल परेशान हो जाता है। तभी पड़ोसन रजनी उसे एक तरकीब बताती है। अगले दिन मनोहर दुकान पे ना जाकर घर पर रहता है, तो तीनों बहुएं खुशी खुशी दुकान पर मिठाई खाने पहुंचती हैं। तो देखती हैं कि वहाँ कोई आदमी बैठा होता है। ये ससुर जी की दुकान पर कौन बैठा है? बैठा होगा ससुर जी का कोई चमचा। हमें क्या, हम जाकर मिठाई खाते हैं, दुकान तो हमारी है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ससुर जी ने यहाँ बिठाया है ना, तो चुपचाप बैठे रहो। वो क्यों मन्ने दुकान पर बैठने हो कहेगा? मैं खुद यहाँ बैठू सु बेचने के खातिर। वो बात ऐसी से मनोहर ने मन्ने दुकान बेच दी है, इसलिए ये दुकान मारी है। क्या? तीनों बहुएं ये सुनकर हैरान हो जाती हैं और सीधे घर पहुंचती हैं और दुकान बेचने की बात अपने अपने पतियों को बताती है। तो उसके बेटे दुकान बेचने का कारण पूछते हैं, जिसका जवाब देते हुए मनोहर कहता है, बेटो बहुओं, देखो मेरी उम्र हो चली है तो ज्यादा काम मुझसे हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं अपनी मिठाई की दुकान को बेच दिया। पैसे भी बिकती कम थी, चोरी ज्यादा होती थी। ससुर जी हमें माफ कर दीजिए। अपनी बहुओं की बात सुनकर मनोहर लाल मंद मंद मुस्कुराता है और अपनी दुकान फिर से चलाने लगता है, जो कि उसने कभी बेची ही नहीं थी। बेचने का नाटक किया था ताकि उसकी तीनों बहुएं मिठाई चुराकर खाना छोड़ दे। इस तरह मनोहर लाल अपनी तीनों बहुओं को अपनी सूझबूझ से समझाता है। सुमन अपनी पड़ोसन चमेली के घर जाती है। अरे माला की बहू, तू यहाँ कैसे? आंटी जी, वो मैं चाय बना रही थी तो देखा चीनी खत्म हो गई, इसीलिए यहाँ आपसे मांगने आ गई। थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? तू यहीं बैठ, मैं अभी लेकर आती हूँ। चीनी तो ले आना आप आंटी जी, लेकिन आपका बेटा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो तो अपने दोस्तों के साथ पार्क गया हुआ है, हर रोज ट्यूशन के बाद खेलने जाता है वहाँ। ध्यान रखना आप चमेली आंटी, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। क्या मतलब? जो भी बोलना है साफ साफ बोलना। बुरा मत मानना और अपने बेटे पर ज्यादा गुस्सा मत करना। वो मैंने कल नुक्कड़ पर आपके बेटे को दोस्तों के साथ सिगरेट पीते देखा था। वो तो इतना शरीफ है ना कि उसके आगे कोई सिगरेट भी पी रहा होगा ना तो वो वहाँ से चला जाएगा। अरे आंटी जी, विश्वास का ही फायदा उठा रहा है आपका बेटा। मैं बताना नहीं चाहती थी क्योंकि आप मानोगी नहीं, लेकिन बताना तो मेरा फर्ज बनता है ना। तूने बता दिया, ये बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बार ये घर आए पूछू तो क्या कर रहा था? अच्छा आंटी जी, बहुत देर रुक गई। सुमन चमेली के घर से चीनी लेती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। इतनी देर बाद सुमन को लौटते हुए देखकर माला कहती है, बहू तो चीनी मांगने गई थी बनाने। अरे इतनी देर में तो मैं बाजार से जाकर ले आती और चाय भी बनाकर पी लेती। तुझे इतना टाइम क्यों लग गया? क्या कर रही थी? माँ जी, मैं तो चीनी लेकर सीधा घर ही आ रही थी, लेकिन चमेली आंटी है ना, उन्होंने मुझे रोक लिया और फिर जो बातें करने लगी, मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करती? बस बस रहने दे, तू ही मांगने जाती है और फिर गप्पे करने बैठ जाती है। इतनी बातें मारकर तेरा पेट नहीं भरता है क्या? जब देखो किसी न किसी के घर ही मिलती है। यहाँ सुमन चाय बनाकर लाती है और अपनी सास के साथ पीने लगती है। वहाँ चमेली का बेटा रोहन घर आता है तो चमेली उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, क्यों रे, तुझे इसलिए बड़ा किया है क्या कि बाहर अपने नालायक दोस्तों के साथ जाकर आवारागर्दी करे
घर वालों की नाक कटवाए। बता और क्या क्या करता है तू? अरे माँ क्या हुआ, मुझे मार क्यों रही हो? अरे अरे मैंने तो कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो सिगरेट क्या तेरा बाप पीता है? तू अपना बैग चेक करवा, उसमें ही रखता है ना तू। माँ मैं और सिगरेट? अरे ये किसने कह दिया आपको? और आप तो जानती हो ना अच्छे से कि मैं ये सब काम नहीं करता। अरे माँ कुछ गलतफहमी हो गई है आपको। तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक, मैं आज तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। बहुत अपनी मनमानी करने लग गया है। अपने माँ बाप की नहीं सोचा, ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। नवाब साहब को सिगरेट पीनी है, आज सिगरेट पी रहा है, कल को दारू पिएगा, फिर कहीं सट्टा लगाएगा ना। माँ सच में ऐसा वैसा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। बोल, अब भी सिगरेट नहीं पीता? आई माँ लगती है माँ, लेकिन माँ मैं अभी यही कहूँगा कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ माँ। देख तू मेरा लाडला बेटा है ना, अपनी माँ को सब बताता है, तो मुझे बता दे कि तू सिगरेट पीता है। मैं कुछ नहीं कहूँगी, ना ही तेरे पापा को बताऊंगी। अरे माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं पीता, आपकी कसम मैं नहीं पीता सिगरेट। फिर वो सुमन क्यों कह रही थी कि तू अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेट पी रहा था? अरे माँ वो मेरे दोस्त पी रहे थे, मैं तो साइड में खड़ा था, तभी उन्होंने देख लिया और उनको लगा मैं पी रहा हूँ। माँ मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी। अगले दिन सुमन अपनी दूसरी पड़ोसन सेजल के घर जाती है और कहती है, अरे सेजल, वो मैं आज सबके लिए नमकीन चावल बना रही थी और ये बताना ही भूल गई कि कल ही चावल खत्म हो गए। थोड़े चावल दे दो। थोड़े क्यों, जितना मन करे उतना लो। अब खाने की चीज में क्या कम और क्या ज्यादा देखा जाता है। तुम तो इतनी अच्छी हो, फिर पता नहीं क्यों चमेली आंटी मुझे तुम्हारे बारे में इतना बुरा भला कहती हैं। मेरे बारे में बुरा बोल रही थी? क्या बोला चमेली आंटी ने? कुछ दिनों पहले बोले जा रही थी कि सेजल का दिल छोटा है, वो अपनी सास से काम करवाती है, पति को डरा कर रखती है और पता नहीं क्या क्या। सुमन वहाँ काफी देर तक बैठती है और चमेली के बारे में काफी कुछ कहती है और फिर अपने घर चली जाती है। अगली सुबह चमेली प्रसाद लेकर सेजल के घर जाती है और उसे देती है। वैसे आंटी जी, प्रसाद की जरूरत तो आपको है, थोड़ी बुद्धि मिल जाएगी ना। क्या बोल रही है सेजल बहू तू? खुद जो अपने बेटे और पति पर अत्याचार कर रहे हो, वो अब मेरे बारे में बोल रहा है। मैं अपनी सास और पति को दबाती हूँ। अरे खुद को तो देख लो पहले आप। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ सेजल, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलती रहे और मैं चुपचाप सुनती रहूँ। चुपचाप तो मैं भी सुनने वाली नहीं हूँ। आप बड़े हो इसीलिए ज्यादा बोल नहीं रही, वरना क्या? अरे मैं डरती नहीं हूँ किसी से, अभी जानती नहीं है तू मुझे। अगर आप ये करना चाहती हैं तो ठीक है, बता ही दो कि आप क्या हो। अरे मैं भी तो देखूं चमेली आंटी कि किस खेत की मूली हो आप। दोनों में काफी बहस होती है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत खरी खोटी सुनाने लगती हैं। ये लड़ाई सुमन अपनी बालकनी से देख रही होती है। सुमन को लोगों के घर मांगने में और फिर दूसरों के घर पे चुगली करने में बहुत मजा आता था। वो यही करती थी। कुछ दिनों बाद सुमन चमेली के घर खुशबू सूंघते हुए जाती है और चमेली से कहती है, अरे चमेली आंटी, ऐसा भी क्या बना रही हो जो पूरे मोहल्ले में बस आपकी ही खुशबू फैली हुई है? तू ठीक तो है ना सुमन? मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, मुझे पता है तू खुश होने का नाटक कर रही है, लेकिन मन ही मन तू बहुत उदास है। और हो भी क्यों ना, आखिर जिसका पति किसी पराई लड़की के साथ होटल में जाए, वो औरत करे भी तो क्या करे। क्या कुछ भी बोले जा रही हो? मेरा पति क्यों भला होटल जाने लगा? आप ना आग मत लगाओ, मुझे पता है कि आप झूठ बोल रही हो। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी, ये सच है। तुम्हारा पति एक लड़की के साथ होटल गया था, मैं तो वही बता रही हूँ। रहने दो, ये सब बकवास मुझसे मत करना, झूठ है ये सब, मुझे पता है। सुमन को चमेली की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। दिन में ही सुमन अपना फोन लेकर सेजल के घर जाती है और कहती है, मैंने सुना है तुमने वाईफाई लगवाया है, जरा पासवर्ड देना। वैसे सही है, तुम खुद को दूसरी चीजों में उलझा रही हो। कम से कम दुख तो नहीं होगा ना इससे ज्यादा। तुम्हें वाईफाई का पासवर्ड दे देती हूँ, फिर तुम फोन में हंसी मजाक वाली वीडियो देखना, कम से कम कहीं से तो खुशी आएगी। मैं तो पहले से ही इतनी खुश हूँ, मुझे अब और कौन सी खुशी चाहिए?
अरे तुम मुझे अपनी सहेली ही समझो। देखो मैं जानती हूँ तुम्हारा पति किसी और औरत के साथ होटल जाता है और ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना दुख छुपाने की जरूरत नहीं है मुझसे। किसने कहा ये सब? अरे पूरा मोहल्ला जानता है ये बात तो। देखा भी था तुम्हारे पति को होटल में एक लड़की के साथ जाते हुए। सुमन को पड़ोसियों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर अपने कपड़े पैक करने लग जाती है। कुछ देर बाद सुमन का पति मोहन आता है। मोहन को देखकर गुस्से में चिल्लाती है और कहती है, आ गई गुलछर्रे उड़ाकर। आप किसके साथ होटल घूम रहे हो? शर्म आती है या नहीं? घर में पत्नी बैठी है और किसी लड़की के साथ होटल जा रहे हो आप? ये क्या बोल रही हो? कौन सा होटल, कौन सी लड़की? ज्यादा ना चालाक बनने की कोशिश मत करो। मुझे ना सब पता चल गया है। होटल में घूम रहे हो ना, खुद बता दो, वरना ऐसा कलेश करूंगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुझे आस पड़ोस के लोग भी यही बता रहे हैं। वो तो मजाक बना रहे हैं कि मेरा पति किसी होटल गया था लड़की के साथ। अब मैं समझा। अरे वो हमारी छुटकी है ना, उसका इंटरव्यू था होटल मैनेजमेंट का, तो वहीं लेकर गया था और उसे उस दिन वो रमेश जी ने भी देखा था, पड़ोस वाले। अच्छा, अब समझा। मैं छुटकी को इंटरव्यू के लिए होटल लेकर गया था और लोगों ने गलत सोचा और तुम भी उनकी बातों में आ गई। नहीं ऐसा नहीं, वो तो मैं क्या? अरे किसी की बात पर इतना भरोसा कर लिया तुमने? आप सही कह रहे हो, वो गलती मेरी ही है। लोग तो मजे ले रहे थे हमारा झगड़ा करवाकर और मैं उनकी बातों में आ गई। सुमन की गलतफहमी दूर हो जाती है और वो अपने पति से माफी मांगती है। अगली सुबह सुमन फिर से चमेली के घर जाती है। खुद से बात करते हुए कहती है, नहीं सुमन, तू बहुत गलत करती है। कल लोगों की बातों में आकर तू अपना ही घर तोड़ने चली थी। सुमन चमेली का दरवाजा खटखटाती है। थोड़ी दही चाहिए। अभी लाती हूँ। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। सुमन चमेली से दही लेती और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुमन फिर कभी मांगने के बहाने जाकर चुगली नहीं करती।